के कल्याणार्थ अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कौमा स्वैच्छिक संगठनों को, यहां स्वैच्छिक संगठन मतलब एनजीओ, ध्यान रखना, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना। मेरी तरफ देखो, सन इसमें लिख दो 1954/2008 और ब्रैकेट में लिखो समग्र विकास। समग्र विकास एक इंडिकेशन है कि केवल शिक्षा नहीं, केवल कौशल नहीं, समग्र विकास। मैंने बहुत पहले कहा है एनजीओ और एसएसजी, याद आ रहा है, और 91 के बाद विकास में इनकी भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। ये पहले भी थे, लेकिन ये इनको सरकार ज्यादा पैसा वैसा नहीं देती थी, इधर उधर से जुटा करके वेलफेयर का काम करते थे। मदर टेरेसा टाइप कुछ लोग थे हमारे समाज में, थोड़ा बहुत सरकार इनको अनुदान दे देती थी। इसलिए ये योजना एक तरह से 1954 से ही शुरू हुई कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार कुछ एनजीओ को पैसा देती थी और एनजीओ जनजाति के वेलफेयर के लिए कुछ काम करते थे। लेकिन 1991 के बाद जब विकास की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ी, स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ी, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ी, तो इस योजना को मॉडिफाई किया गया 2008 में, और 2008 में अमेंड करके प्रॉपर तरीके से लागू किया गया। और आज देखोगे तो हर मंत्रालय मतलब जो वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ हो, चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, वुमेन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ हो, हर मंत्रालय को एनजीओ सहायता योजना चलाती है। अब तो कुछ मंत्रालय ने प्राइवेट कंपनी से भी काम करवाना शुरू कर दिया है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एससी और ओबीसी के लिए और दिव्यांग के लिए यूपीएससी पीसीएस की परीक्षा में कोचिंग के लिए पैसा देती थी, योजना के तहत दिया जाता था, ठीक है। और ये पैसा पहले एनजीओ को दी जाती थी कि कोई अगर एनजीओ या ट्रस्ट इस तरह का कोचिंग चलाता है तो उसको पैसा सरकार देती थी। लेकिन सरकार को लगा, मंत्रालय को लगा कि अब कोचिंग के लिए पैसा देंगे तो एनजीओ क्या कोचिंग कराएगी, तो क्यों ना बेटर है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा दें। तो मंत्रालय ने एक आवेदन किया, हालांकि पहले भी किया था, और उसने आवेदन करके ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया कि आप लोग बताइए और आप आकर के हमारे बच्चों को पढ़ाइए। यहां पर और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसको अप्लाई करके पढ़ाते रहे, और 2016 में मैंने भी अप्लाई किया और मैंने भी 100 बच्चों को पढ़ाने का 5 साल तक मैंने इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ाया। मैं कोई एनजीओ नहीं था, मैं कोई ट्रस्ट नहीं था, मैं सिंपल एक प्राइवेट कंपनी था, कोचिंग संस्थान था। कंपनी के द्वारा एग्रीमेंट हुआ और कंपनी को मंत्रालय ने पैसा दिया। तो मंत्रालय का चूंकि अब डिफरेंट टाइप का वर्क है डेवलपमेंट में, तो डिफरेंट टाइप के लोगों को फंड दे करके और उनसे वेलफेयर का काम सरकार करवाती है। बट ये एनजीओ सहायता योजना तो हर जगह चल रहा है और यहां पे चल रहा है। और इस एनजीओ से करवाया क्या जाता है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना, छात्रावास बनाना, महिलाओं के लिए छात्रावास बनाना, इनके लिए स्कूल बनाना, छोटा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बनाना, जिसके लिए एनजीओ को अनुदान दिया जाता है। एनजीओ कहीं और से भी कुछ पैसा लेकर आती है और इस तरीके से उनके विकास के लिए एनजीओ काम करती है। अगर कोई एनजीओ स्किल डेवलपमेंट का छोटा इंस्टीट्यूट चला करके उनको स्किल करने का काम कर रही है, तो मंत्रालय उनको भी पैसा फंडिंग देगा और वो करेगी। हालांकि इसमें एनजीओ अब खूब कमाते भी हैं और एनजीओ कमाई का धंधा बना, लेकिन अब हाल के दिनों में सरकार ने काफी हद तक इनको रेगुलेट किया है, जो आपके टॉपिक में पढ़ना होता है, एनजीओ और एसएचजी का जो आपका टॉपिक है, ठीक है। एक योजना हमारा ये है। इसके बाद चौथा आप दीजिए, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हम लाइन से रख दी है, तो सन ईस्वी को थोड़ा आगे पीछे कर दिए हैं, बट एजुकेशन डेवलपमेंट से संबंधित योजनाएं, जनजातियों के शिक्षा विकास से संबंधित, इसमें तो सब आ गया, शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, एनजीओ हर तरह का काम कर सकती है। जनजातियों के शिक्षा विकास से संबंधित योजनाओं में चौथा नंबर दे दो, अनुसूचित जनजाति के लड़कों ऑब्लिक लड़कियों के लिए छात्रावास योजना। कुछ योजनाओं के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, छात्रावास योजना, ब्रैकेट में दे दो शिक्षा विकास। अगला है आश्रम विद्यालय योजना, ये 1991 में शुरू की गई थी, 2009 में इसको संशोधित करके लागू किया गया। ये भी शिक्षा विकास से संबंधित है। इसका थीम है, समझ लो, दोनों तरह का थीम पर योजनाएं चलाई जा रही है। एक तो नवोदय विद्यालय का थीम क्या है, मेधावी छात्रों को, है ना, तो नवोदय विद्यालय के थीम पर इनके लिए मॉडल स्कूल प्रोग्राम एक अलग चल रहा है, इसको हम कहते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, ठीक है। और एक चल रहा है आश्रम, जो है आश्रम टाइप मतलब इनके पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हुए, खास करके वो जनजातियां जो बहुत पिछड़ी है, अभी जंगलों पहाड़ों का जीवन है, तो एक ऐसा विद्यालय हो जो उनके जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान करे। जैसे मदरसा आधुनिकीकरण हम लोग पढ़े थे, मदरसा आधुनिकीकरण का थीम यही है कि वो अपने मदरसा का भी शिक्षा ले, बट उसी में उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान कर दिया जाए। वही थीम पर ये आश्रम विद्यालय योजना 2009 से संशोधित रूप से चलाई जा रही है। ये भी उनके शिक्षा के विकास के लिए है। ये पहले भी हर जगह हर मंत्रालय में है। मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2012, ब्रैकेट में शिक्षा विकास। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति
अध्येता, अध्ययन, रिसर्च। 6 नंबर लिख लिए ना, 7वां लिखो, राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना। राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना 2012-2017, 2012 में 2017 में इसको संशोधित किया गया। ओके, अगला राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना। समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना मतलब दूसरे देश में, विदेश में पढ़ने के लिए, अल्पसंख्यकों को विदेश में पढ़ने के लिए दिया जाता था ना बच्चा, कितना दिया जाता था? 30 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 5 साल तक 3% ब्याज की दर से इनको भी दिया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना 2017 शिक्षा विकास के लिए। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना ठीक है। शिक्षा विकास 1997 से शुरू हुआ है। ये मैंने 2 जो दे दिया है इसको मतलब समझ में आ रहा ना, ये शुरू है 97 98 से, ठीक है। और जहां ऑब्लिक करके दिया हूं मतलब शुरू है उस समय से, लेकिन संशोधित करके बाद में लागू किया गया। ये मॉडल नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय के कंसेप्ट पर ही जनजातीय क्षेत्र में यह एक मॉडल, कई जगहों पर लिखा रहता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना, तो मॉडल स्कूल टाइप मॉडल ही है, शिक्षा विकास से संबंधित है, जहां जनजातियों को, मेधावी छात्रों को इस स्कूल में चयन करके पढ़ाया जाता है। ये देखो इधर है। अगला है अम्ब्रेला योजना 2017। अम्ब्रेला योजना को स्टार बना दो, इस पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं कुछ स्पेसिफिक टाइप का देकर के जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्ब्रेला योजना शिक्षा विकास से संबंधित एक योजना है, ध्यान देना। और मैंने पहले भी कहा था कि 90 के दशक के बाद यानी 2000 के बाद एक ट्रेंड आया कि हर योजना पे अलग अलग जो खर्च है इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो अम्ब्रेला योजना और कुछ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही है 2017 में उस सबको क्या किया गया, मिला दिया गया, इस उद्देश्य के साथ कि इस योजना के तहत यह कोशिश किया जाएगा कि हर योजना का इंटीग्रेटेड और मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सके। यही है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब समझ ही रहे हो, अम्ब्रेला छाता, कई योजनाएं शिक्षा विकास से संबंधित इससे जुड़ी हुई है। ये इसमें दोनों चीज है, ध्यान देना। कहां गया अम्ब्रेला योजना, शिक्षा विकास। अगला है ऑनलाइन लीडर्स कार्यक्रम, अभी 2020 में एक योजना शुरू किया गया है बच्चा, ये फेसबुक के साथ एसोसिएट करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है। गोल ऑनलाइन लीडर्स कार्यक्रम गोल 2020, ये डिजिटल एजुकेशन से संबंधित है, डिजिटल एजुकेशन, डिटेल सब आगे दिया गया है, डिजिटल शिक्षा से ये संबंधित योजना है। 12 नंबर संकल्प से सिद्धि वन धन मिशन 2021, संकल्प से सिद्धि वन धन मिशन 2021, ये वन धन योजना जो है उसी को मिशन प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया है। एक कौशल विकास और आर्थिक विकास दोनों क्षेत्र के लिए है, ये लोगों को इसमें स्किल्ड भी किया जाता है और उनको रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार भी किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, इसका गठन 2001 में हुआ, कहीं ब्रैकेट में लिख दो, वित्त और विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं। ब्रैकेट में लिख दो कौशल विकास और आर्थिक विकास, क्योंकि अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम में बच्चा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ फोकस्ड है, लोगों को रोजगार करने के लिए इसमें कर्ज दिया जाता है, हालांकि शैक्षिक ऋण भी ये उपलब्ध कराता है लोगों को, बट बेसिकली ये कौशल स्किल्ड भी ये करता है। तो ये कौशल विकास और आर्थिक विकास से संबंधित है और इसके तहत कई योजनाएं चलाई जाती है, सूक्ष्म वित्त या कर्ज लघु ऋण योजना, वही सेम योजना लगभग जो कि हम लोग माइनॉरिटी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के तहत चलाई जाने वाली योजनाओं को देखे थे। डन। 14 नंबर जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड,
लिखा जाता है बच्चा ट्राइफेड, ठीक है, TRIFED। इसमें ये शुरू वाला, ठीक है, केवल लिखा जाता है। TRI मतलब ट्राइबल और फेड मतलब फेडरेशन, ट्राइबल फेडरेशन, बीच की सीन को गायब कर दिया जाता है, बट समझ में आ रहा है। कोऑपरेटिव, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, विपणन मतलब मार्केटिंग, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट संघ लिमिटेड। क्लियर है? कोऑपरेटिव का कंसेप्ट पढ़े हो आप लोग। कोऑपरेटिव मूवमेंट आजादी के बाद ही नहीं, आजादी के बहुत पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन आजादी के बाद हमारी सरकार ने समझा कि अगर विकास में लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी। 10 लोग मिलकर अगर मछली मारने के लिए गांव में तालाब मत्स्य पालन शुरू करना चाहते हैं, करें। अगर कोऑपरेटिव के तहत वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक उनको बहुत मिनिमम ब्याज पर कर्ज देगी, उस कर्ज में सब्सिडी भी देगी और लोग अपना बिजनेस करें। ऐसा इसलिए किया गया कि अगर सरकार किसी को जबरन बिजनेस करवाती है, जैसे उसको सरकार बिजनेस करने के लिए पैसा देती है, आएगा पैसा लेके खा जाएगा, लेकिन अगर खुद कोई बिजनेस के लिए आगे आता है, इसका मतलब है कि बिजनेस के प्रति उसकी निष्ठा और तत्परता अधिक रहेगी और वैसे में सरकार सपोर्ट करेगी तो उसका काफी फायदा होगा। इसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में शुरू किया गया। आजादी के बाद कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई और हर क्षेत्र में इस तरह के कोऑपरेटिव बनाए गए। इसमें सरकार भी बहुत सारी चीजें हैं, एक जटिल अवधारणा है, लेकिन यदि आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट सफल नहीं रहा, इसके कई कारण रहे, बट कुछ तो रहा जो शानदार रहा। जैसे धारा तेल, धारा ब्रांड तेल कोऑपरेटिव के तहत संचालित है और आज इंडिया में सबसे बेहतरीन मार्केट करती है। अमूल्य, अमूल का जो भी ब्रांड है वो कोऑपरेटिव के तहत संचालित है और आज इसने नेस्ले को भी पीछे छोड़ रखा है। तो कोऑपरेटिव के तहत बहुत सारी चीजें सफल भी रही, बट ओवरऑल बहुत सारी चीजें सफल नहीं रही। तो ट्राइफेड एक कोऑपरेटिव के तहत संचालित संगठन है जिसमें सरकार भी होती है सहयोगी के रूप में, और ये उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का काम करती है। लेकिन केवल प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं करती, जो वन उत्पाद है, वन उत्पाद समझ में आ रहा है, जो वन से चीजें उत्पादित करके, तो उनका जो अपना कुछ स्पेशल कौशल से जुड़ी हुई चीजें हैं, डलिया बनाना, रसिया, कुछ कुछ चीजें जो बनाते हैं डिजाइन डिजाइन के, उन सब चीजों को प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग करना और उस क्षेत्र में उनको स्किल्ड करना भी। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए उनकी परंपरागत कला को पढ़े है ना, उत्साद उस्ताद योजना और सारी चीजें, उस तरह से उनके जो वन उत्पाद है, वन से जुड़ी हुई जो उनकी चीजें हैं, उनको प्रमोट करना, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनका प्रदर्शनी लगवाना, ये सारा काम ट्राइफेड के जिम्मे है। ट्राइफेड के तहत जो संचालित योजनाएं और कार्यक्रम है, मैंने इसमें कौशल भी विकास करती है ताकि स्किल्ड करेगी, ट्रेनिंग देगी तो अपना प्रोडक्ट और बेहतर हो बनाएंगे। क्लियर है? इसके अंतर्गत नीचे लिखिए, या तो अपने से समझ जाइएगा कि उसी के अंतर्गत ट्राइफेड द्वारा ये सभी संचालित योजनाएं हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे एरो दे दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला है MFP के लिए MSP योजना, MFP के लिए MSP योजना, आगे डिटेल हमने दे दिया, रो मत, ठीक है। MFP का मतलब हुआ माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है। शहद, डिब्बियों में आप देखोगे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइफेड के तहत शहद का डिब्बा, ये सब चीजें आती है। माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए MSP योजना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस योजना। क्लियर हो गया? तो MFP के लिए जो उनका फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनका एक सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है और उस सपोर्ट प्राइस को उनको दिलवाने का प्रयास करती है ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो इस काम में इन्वॉल्व हो, उनको रोजगार मिले, उनकी कमाई हो। MFP के लिए MSP योजना 2014, ठीक है, ये आर्थिक विकास से संबंधित है। दूसरा, जनजाति उत्पाद के विकास, जनजाति उत्पाद के विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत समर्थन योजना, संस्थागत समर्थन योजना 2014, जो भी जनजातियों के अपने उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए और उनको मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए सरकार जो है वो उनको संस्थागत सपोर्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करती है। क्लियर है? वन धन योजना 2018, ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहां इस योजना के तहत जनजातियों को स्किल्ड किया जाता है और उनको रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है, तैयार किया जाता है। अगला, गो ट्राइबल अभियान 2019, गो ट्राइबल अभियान 2019, यही वॉलमार्ट वाला जो मैंने बताया था ना, यही है जिसके तहत जनजातियों के प्रोडक्ट को मैक्सिमम जगह पर फैलाने और उनके उत्पाद को बढ़ाने का प्रयास सरकार करती है। एक 2020 में शुरू किया गया टेक फॉर ट्राइबल स्कीम 2020, टेक फॉर ट्राइबल स्कीम 2020,
एक मतलब टेक्नोलॉजी, जनजातियों के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है ताकि वो अपने आर्थिक गतिविधि को तीव्र कर सके। और लास्ट है वन बंधु कल्याण योजना 2014-15, वन बंधु कल्याण योजना 2014-15, ये समग्र विकास से संबंधित है। ये कोई योजना नहीं है, वन बंधु कल्याण योजना ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, दे दीजिए। और यह एक रणनीति है, वन बंधु योजना एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है कि जनजातियों के केवल शैक्षिक नहीं, सभी क्षेत्र के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही उन सबको इस तरीके से संचालित करवाना, एकीकृत करके कि उनका मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो यहां इंटीग्रेशन वाला 2 योजना हमने दिखा दिया आपको, एक ओवरऑल सारी योजनाओं को इंटीग्रेट करने के लिए वन बंधु कल्याण योजना, और एक केवल शिक्षा विकास से संबंधित सभी योजनाओं को इंटीग्रेट करके चलाने वाली अम्ब्रेला योजना। यही है बच्चा सभी योजनाएं, 2-2, 4-4 लाइन में मैंने इनको बता दिया। इसके कुछ फैक्ट्स, इसके पॉइंट्स पहले की तरह जैसे अल्पसंख्यक में मैंने लास्ट में था वो मैंने दे दिया था, वो आप पढ़ लोगे। इसमें ऐसा कहीं कुछ योजना नहीं है जिस पर कि सेपरेटली बहुत कुछ डायनेमिक क्वेश्चन बन सके। हो सकता है आने वाले समय में कुछ योजनाएं सरकार चालू करे, स्मार्ट सिटी मिशन टाइप या कुछ। क्लियर? जनजातीय विकास, अभी जैसे तुम लोग कभी गए होगे ट्राइब्स इंडिया, देखे होगे, ध्यान नहीं है, ये ट्राइफेड से ही चलाया जाता है। ट्राइब्स इंडिया स्टॉल है, दुकान है, ट्राइब्स इंडिया दुकान का नाम है। कई जगहों पर ये ट्राइब्स इंडिया के नाम से ट्राइफेड ने दुकान खोल रखा है जिसमें जनजातियों के वन उत्पाद को ही बेचा जाता है। बहुत सारी घर में सजाने वाली चीजें होती है जो बांस वगैरह से बनाई जाती है। वन उत्पाद में बहुत सारे शहद वगैरह, बहुत सारी वन से उत्पादित की हुई दवाइयां जिसको आयुर्वेद के रूप में लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें इस स्टॉल पे बेची जाती है। ठीक है, लिखिए क्या करें और करें। बच्चा लोग थोड़ा इसको मशीन को ठीक कर दो। लिखो आप, निश्चित रूप से वही घिसा पिटा वाक्य लिखेंगे हम लोग। निश्चित रूप से जनजातीय विकास हेतु किए गए उपरोक्त योजनागत प्रयासों से जनजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। जनजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है और उनका विकास संभव हुआ है और उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास संभव हुआ है। और उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास संभव हुआ है। ब्रैकेट में उपलब्धियों की चर्चा करें, उपलब्धियों की चर्चा करें। ठीक है, ब्रैकेट में उपलब्धियों की चर्चा करें तो हमारे पास आंकड़े रहेंगे ही, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, लिंगानुपात सुधरा है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से शिक्षा का स्तर, लिंगानुपात, स्वास्थ्य का स्तर, आयु प्रत्याशा, तमाम तरह की चीजें उनकी उपलब्धियों को परिलक्षित करती है। पैरा चेंज, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारतीय जनजातियां आज भी एक पिछड़े समुदाय के रूप में चिन्हित की जा रही है। आज भी पिछड़े समुदाय के रूप में चिन्हित की जा रही है। ब्रैकेट में वर्तमान में जनजातियों के विकास के निम्न स्तर के संकेतकों की चर्चा करें। मैं अलग से डेटा दे दूंगा बच्चा। निम्न स्तर के संकेत 5-7-8 चीज रहेगा जिसमें काफी है। निम्न स्तर के संकेतकों की चर्चा करें, मतलब अभी भी ये चाहे शिक्षा विकास हो, चाहे स्वास्थ्य विकास हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे सरकारी नौकरी में सरकारी पदों पर नियुक्ति या नौकरियों का मामला हो,
चाहे सार्वजनिक जीवन में इनकी सहभागिता का मामला हो, आयु प्रत्याशा, सब क्षेत्र में ये भारतीय औसत से अभी भी पीछे है, मतलब ये पिछड़ा समुदाय है। और अच्छा जब दिखाएंगे तो दिखाएंगे कि 1947 की तुलना में ये, यही तो है विकास योजनाओं का परिणाम है कि 47 से हमारी विकास योजनाएं इनके लिए शुरू हुई और जो स्थिति 47 में थी आज वो नहीं है, काफी हद तक सुधरी है। लेकिन ये नहीं है कि अब हम बंद कर दें, क्योंकि अभी भी ये भारत की औसत से पीछे, भारत में इनसे अगले लोग हैं, इसका मतलब तुलनात्मक रूप से अभी भी ये पिछड़े हैं। ठीक है, क्यों पिछड़े हैं भाई? तो एक डायमेंशन लिखते हैं, इस पिछड़ेपन की स्थिति के लिए, या इस स्थिति के लिए लिखो, इस स्थिति के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, सेमीकोलन, जैसे डैश, और याद करना कारण वही रहेगा। याद आया, विकास योजनाओं को बनाते समय बेचारे जनजातियों की परिस्थिति और जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया। उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करते समय जमकर या निर्माण में राजनीतिकरण किया गया, लागू करने में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव रहा, लागू करते समय भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा, है ना। केंद्र और राज्य के बीच खींचतान पर तो क्वेश्चन भी पूछा है, खींचतान भी कहीं ना कहीं इन योजनाओं को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने नहीं दिया। और यही नहीं, ये बेचारी जनजातियां भी निरक्षर रही, गरीब रही, जागरूकता का इनमें अभाव रहा, परिणामतः इनके लिए जो योजनाएं बनाई गई उनका ये प्रॉपर लाभ नहीं मिला। स्मार्ट, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आएगा और हर जगह याद भी नहीं रहेगा तो हम अप्लाई करके लिख सकते हैं। बच्चा लिखिए, जैसे जनजातियों में गरीबी का निम्नतर स्तर, गरीबी का निम्नतर स्तर, फलतः वे प्रदत्त योजनाओं के लाभ का, प्रदत्त योजनाओं के लाभ का समुचित उपयोग नहीं कर पाई। मेरी तरफ ध्यान दो, ये हर जगह लागू होगा कि भारत में सामाजिक संरचना के स्तर पर निरक्षरता का मतलब है कि वो जागरूक नहीं रही, योजनाओं के बारे में उनको पता नहीं चला। लेकिन पता भी चला तो गरीबी इतनी ज्यादा है कि उस योजनाओं के लाभ को यूज नहीं कर पाई। एक सपोज करो कि एक गरीब व्यक्ति को मुर्गी पालन के लिए 25,000 रुपया सरकार देती है, बट उसकी और इतनी ज्यादा जरूरतें हैं, पत्नी हॉस्पिटल में है, इलाज कराना है और गरीबी है कि वो मुर्गी पालन नहीं करता, उस पैसे को बाकी मदों में खर्च कर देता है। गरीबी बहुत बड़ी बाधा के रूप में उसके सामने उभर कर सामने आती है। भूखमरी रहती है तो उस चूजा को अपने खा जाता है, बेच करके बिजनेस क्या करेगा। गरीबी रहती है तो हमारी विकास योजनाओं के तहत जो फंडिंग की जाती है वो भी गड़बड़ है। परिणामतः मान लो कि 25,000 रुपया या 50,000 रुपया मुर्गी पालन के लिए दिया गया, मुर्गी पालन का एक पूरा का पूरा हमने बना लिया, पूरा का पूरा फॉर्मेट, और उनमें उनको डाल दिया गया, और बीच में 2 महीने 3 महीने बाद मुर्गियों में, चूजा में कोई बीमारी हो गई। एक गरीब आदमी उस बीमारी का मुकाबला नहीं करेगा। अचानक 8-10 हजार की जरूरत पड़ेगी उनके इलाज के लिए, उनको ठीक करने के लिए, और पैसा ही नहीं है, क्या करेगा। तो विकास योजनाओं के लिए जो धनराशि मिलती है उसका सही उपयोग वही कर पाता है जिसके पास थोड़ा पहले से पैसा है, जो ठीक ठाक कंडीशन में है। जो एकदम गरीब और भूखमरा है वो तो उसी को खा जाएगा सारा मुर्गा को अपने, क्या करेगा वो विकास। तो गरीबी अपने आप में कई समस्याओं का कारण है, समुचित उपयोग करने में सक्षम नहीं। दूसरा पॉइंट, जनजातीय आवश्यकताओं को समझे बिना ही, जनजातीय आवश्यकताओं को समझे बिना उनके लिए विकास योजनाओं का निर्माण किया गया। फलतः इन योजनाओं में उनकी रुचि और सहभागिता का अभाव रहा। अगला, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राजनीतिक हित प्रमुख रहे। योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राजनीतिक हित प्रमुख रहे। योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राजनीतिक हित प्रमुख रहे। ब्रैकेट में लिख दो, योजनाओं का राजनीतिकरण। चलेगा। अगला, योजनाओं के क्रियान्वयन में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव और क्रियान्वित करने वाले
अधिकारियों कर्मचारियों में प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता का अभाव रहा। ठीक है, नेहरू जी ने इसीलिए कहा था कि जनजातियों का विकास उन्हीं के द्वारा कराया जाए, बाहरी लोगों को कम से कम यूज किया जाए, बट ये प्रॉपर हो नहीं पाया। अगला पॉइंट, जनजातीय समुदाय में जागरूकता का अभाव, एवं अशिक्षा के कारण वो इन योजनाओं के लाभ से वंचित रही। अगला, योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न एजेंसियों एवं विभागों के मध्य समन्वयन का अभाव रहा। और लास्ट पॉइंट, इन योजनाओं को विखंडित रूप से चलाया गया। इन योजनाओं को विखंडित रूप से चलाया गया, टुकड़ों में, डैश, फलतः ये परिणामी नहीं हो पाई। ये परिणाम मतलब जो इसको रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, ये परिणामी नहीं हो पाई। क्या हो गया? ये परिणामी नहीं हो पाई। ठीक है, ये परिणामी नहीं हो पाई। ठीक है, अगला हेडिंग, योजनागत प्रयासों को सफल बनाने हेतु सुझाव। पहला, जनजातीय विकास। पहला पॉइंट, जनजातीय विकास योजनाओं का निर्माण करते समय उनकी परिस्थितियों एवं समस्याओं को ध्यान में रखा जाए। ये छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको 3-4 लाइन में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उनकी परिस्थितियों एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि इनमें डाइवर्सिटी है। कोरकू की जो जरूरत है वो मीना की जरूरत नहीं है। राजस्थान की मीना की जरूरत कुछ और है, और छत्तीसगढ़ की सबसे जो आदमी देख के भाग जाती है बैगा जनजाति की जरूरत कुछ और है। तो एक ही रूप में दोनों को अगर हम योजना बनाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो। समझ में आ रहा मेरी बात? दूसरा, जनजातीय विकास योजनाओं के केंद्रीकृत स्वरूप के स्थान पर विकेंद्रित स्वरूप को अपनाया जाए। एक और सुझाव हर जगह चल रहा है, वो हम देंगे। ये लिख लिया आपने? जनजातीय विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को एकीकृत किया जाए। और संसाधनों के अनावश्यक दुरुपयोग से बचा जाए। अगला पॉइंट, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कौमा, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से
लागू किया जाए और इन योजनाओं के राजनीतिकरण से बचाया जाए। योजनाओं के राजनीतिकरण से बचाया जाए। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए। ये पिछड़ा जनजाति का के वैल्यू ही नहीं देते हैं बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी। अरे सब बैकवर्ड से बात मत करो, चलो जाओ बार बार, इधर कहां गए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हम लोग सेवक है। क्लियर है? नेक्स्ट, शिक्षा के प्रसार आदि तरीकों से योजनाओं के लाभ प्राप्ति हेतु जनजातियों को प्रेरित किया जाए, कौमा पारदर्शिता को बढ़ाकर तथा योजनाओं का प्रचार प्रसार करके जनजातियों की सहभागिता में वृद्धि की जाए। चलेगा? आपका योजनागत प्रयास भी खत्म हो गया। मैं आपका और 10 मिनट लूंगा और एक नजर इन सभी योजनाओं पर हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। पहली योजना थी हम लोगों की स्वैच्छिक संगठनों को, एनजीओ को सहायता अनुदान योजना, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। 53-54 में प्रारंभ, संशोधित रूप से 2008 से प्रभावी। निम्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए अनुदान इनको दिया जाता है विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा। आवासीय विद्यालय के लिए, गैर आवासीय विद्यालय के लिए, छात्रावास निर्माण के लिए, सचल औषधालय के लिए, 10 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाने के लिए और एसटी के विकास के लिए कोई नवीन परियोजना हेतु सरकार इनको अनुदान देती है। और ये काम यही एनजीओ करती है, ये एक एजेंट के रूप में काम करती है। इनके आ जाने से सरकार का ब्यूरोक्रेसी का खर्चा बच जाता है और विकास में तीव्रता आती है, क्योंकि ऑटोमेटिक ढेर सारे हैंड्स बढ़ जाते हैं विकास योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए। शिक्षा विकास हेतु प्रमुख योजनाएं, अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियों हेतु छात्रावास योजना, इसमें छात्रावास निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। आश्रम विद्यालय योजना, ये पर्यावरणीय अनुकूल आवासीय विद्यालय है जिसमें वो पढ़ते हुए सहज महसूस करें। अचानक एक देसी आदमी को इंग्लैंड टाइप के जगह पर पहुंचा दोगे तो वो सहज महसूस नहीं करेगा, तो वो सहज महसूस करे। मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना। पहले ये 2 नाम से चल रही थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति योजना और उच्च श्रेणी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना, दोनों को क्लब करके इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, 2017 में। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना 2017, पुस्तक बैंक योजना जिसके तहत जनजातियों को फ्री में बुक्स अवेलेबल कराया जाता है। प्रतिभा उन्नयन योजना, एक कंपटीशन का आयोजन करके जो जीनियस बच्चे हैं उनको स्पेशल सपोर्ट देकर प्रमोट किया जाता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, एक प्रकार का नवोदय विद्यालय के तर्ज पर प्रतिभावान छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय है। और अम्ब्रेला योजना, जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं को 2017 में इंटीग्रेट करके चलाया गया है। जनजातियों के कौशल विकास हेतु योजनाएं, जनजातियों के कौशल विकास हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं एवं तंत्र निम्नलिखित है। जन वन धन योजना, जनजातियों के कौशल उन्नयन द्वारा उनके रोजगार एवं स्वरोजगार को सुनिश्चित करना। इसका प्रमुख कार्य है कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधा स्थापित करना। 3 वर्ष में 3500 ऐसे केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है और वर्तमान में 1058 केंद्र कार्यरत है। संकल्प से सिद्धि वन धन मिशन 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में प्रारंभ किए गए इस मिशन के साथ ही 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट है जहां पर कि उनके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ट्राइब्स इंडिया आउटलेट जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ
तथा बंधन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया गया, ताकि उनके प्रोडक्ट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके और उनके प्रोडक्ट की रीच अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाया जा सके, ताकि उनका ज्यादा बिके, उनको ज्यादा फायदा हो। जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं और तंत्र। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम 2001 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन है ये, जो रियायती दर पर ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जनजातियों के आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। निगम एसटी के आर्थिक उत्थान के लिए निम्न योजनाओं को एट प्रेजेंट संचालित कर रहा है। पहला, मियादी ऋण योजना, जिसमें जनजाति समुदाय के व्यक्ति को 50 लाख रुपए तक बिजनेस करने के लिए कर्ज दिया जाता है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, प्रति जनजातीय महिला को 2 लाख रुपए तक का कर्ज इनके रोजगार के लिए दिया जाता है। लघु ऋण योजना, स्वयं सहायता समूह के प्रति सदस्य को 50,000, अल्पसंख्यक में ज्यादा है, 1 लाख है, 50,000 तक ऋण दिया जाता है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, प्रति छात्र 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण स्कीम, इसके में 1 लाख तक ऋण दिया जाता है। इस तरह की योजनाएं ये निगम संचालित कर रहा है। इसके अलावा एमएसपी के माध्यम से लघु वन उत्पादों का विपणन और लघु वन उत्पादों हेतु मूल्य श्रृंखला के लिए तंत्र योजना, इसको हम कहते हैं एमएफपी, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए एमएसपी योजना, एमएफपी के लिए एमएसपी योजना, ये 2014 में शुरू किया गया। जनजातियों के लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार ने किया और उनके विपणन में सहयोग प्रदान करने का काम इस योजना के तहत किया जाता है, क्योंकि बिकेगा तो उनको उत्साह बढ़ेगा, नहीं तो उनकी चीजों को कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर उनका उत्साह नहीं बढ़ेगा, वो तैयार नहीं करेंगे। वन में रहते हैं, अगर वन उत्पाद को सरकार ने बिचवाने का काम शुरू किया तो एक श्रृंखला बनेगी, जहां पर कि वो प्रोडक्शन में उत्साह लेंगे, भाग लेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, पैसा भी आएगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जनजातीय उत्पाद उपज के विकास और विपणन हेतु संस्थागत समर्थन योजना, उपरोक्त दोनों योजनाएं ट्राइफेड के द्वारा संचालित की जा रही है। यहीं पर मैंने थोड़ा ट्राइफेड के बारे में दे दिया है। जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, ट्राइफेड, 1987 में इसका गठन किया गया। जनजातीय उत्पादों हेतु विपणन, विकास और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने वाली एक संस्था है। यह संपूर्ण देश में ट्राइब्स इंडिया के नाम से 137 खुदरा दुकानों, विभिन्न राज्यों में 37 एम्पोरियम तथा 16 फ्रेंचाइजी दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को बेचने का काम, मार्केटिंग का काम करती है। यह क्षमता निर्माणकर्ता के रूप में, स्किल्ड भी करती है, क्षमता निर्माणकर्ता के रूप में अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वन उत्पादकों का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों को भी संचालित करती है, ताकि वन उत्पाद में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो और बेहतर करे, तभी तो डिमांड बढ़ेगी। इसके बाद हाल में ट्राइफेड द्वारा अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वॉलमार्ट तथा अपोलो फार्मेसी के साथ समझौता किया गया है। इसके बाद गो ट्राइबल अभियान 28 जून 2019 को, उद्देश्य ये ट्राइफेड के द्वारा ही शुरू किया गया। ट्राइब्स इंडिया जो उसका आउटलेट है, ध्यान में है, जनजातीय हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स इंडिया द्वारा अमेजन के तहत पार्टनरशिप के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। अमेजन इसका पार्टनर है, ताकि कम से कम ट्राइबल के लिए एक वेलफेयर का काम होगा, उनका इनकम जनरेशन होगा, आय का स्तर बढ़ेगा। वन बंधु कल्याण योजना, इसको स्पेशल टॉपिक के रूप में मैंने यहां पर कर दिया है, मैंने बताया भी था। यह एक प्रकार की योजना ही नहीं, अपितु एक रणनीति है जो केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। मैंने पहले बताया कि सारी योजनाओं को मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, और मैंने पहले बताया कि 2000 के बाद इस पर चिंता शुरू हुई, क्योंकि अलग अलग मंत्रालय भी ढेर सारी योजनाएं चला रहा और रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है, तो क्यों ना इंटीग्रेट किया जाए, हर जगह इंटीग्रेशन। मैंने बताया कि सिर्फ जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में कई एजेंसियां हैं, कई संस्थाएं, एग्जामिनेशन अलग अलग यूनिवर्सिटी ले रही है, सब जगह इंटीग्रेशन पर बल दिया गया, उसी का रिजल्ट है। और उसी इंटीग्रेशन में एक डिबेट उठा था कि ढेर सारे फिर आयोग क्यों, सबको मिला के एक महाआयोग क्यों ना बना दिया जाए। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ये उसी प्रक्रिया का परिणाम है जो 90 के दशक के बाद बहस उठा, क्योंकि बहुत ज्यादा धीरे धीरे पहले क्या हुआ कि लगा कि स्पेशलाइज्ड करेंगे तो अच्छा होगा, जो आज आपके क्षेत्र में हो रहा है। आप मेरी बातों से सहमत होंगे, नहीं होंगे, लेकिन मेरा रिसर्च यही कहता है कि पहले हिंदी माध्यम में रिजल्ट आने का एक सबसे बड़ा कारण था कि जीएस एक ही टीचर पढ़ाता था, तो वो इंटीग्रेट करके पढ़ाता था। 2013 में जब नया पाठ्यक्रम आया, ऑप्शनल खत्म हो गया, तो हम ऑप्शनल वाले बेरोजगार हो गए, क्योंकि उसके और पहले ऑप्शनल प्री भी पढ़ाते थे, हम 5 बैच पढ़ाते थे बच्चा, और सैटरडे संडे, प्रति सैटरडे संडे 1 साल तक हम लखनऊ जाके पढ़ाते थे। सुबह निकलते थे, फ्लाइट से वहां पहुंचते थे, 9:30 बजे फ्लाइट पहुंचती थी, और 11 बजे से वहां बैच रहता था, 6 बजे तक, 11 से 6, 11 से 5, 7-8 घंटे तक क्लास लेते थे सैटरडे संडे, और फिर रात को 9 बजे, 9:30 में एयरपोर्ट पे, 11:30-12 बजे दिल्ली, और अगले दिन सुबह अगला बैच, क्योंकि ऑप्शनल 2 होता था। तो आज जितना बच्चा ऑप्शनल ले रहा उसको 2 लेना पड़ता था, तो हर ऑप्शनल का टीचर का डबल हो गया ना, तो ऑप्शनल डबल हो गया, प्लस प्री में था ऑप्शनल का सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी से बच्चे प्री देते थे, हिस्ट्री से प्री देते थे, ऑप्शनल प्री में भी था, तो ऑप्शनल उसी में मगन था। जीएस 600 नंबर का होता था, और जीएस का एक ही टीचर होता था, वो सबको पढ़ाता था। आज भी एक ही टीचर होना चाहिए, क्योंकि जीएस आप ही को पढ़ने के लिए कहा गया है।
दो घटनाएं घटी, एक टीचर बेरोजगार हुए, तो हिस्ट्री वाले का कम लोड हुआ, थोड़ा जीएस में भी हाथ साफ कर दे, सोशियोलॉजी वाले ने सोचा मेरा जैसा कि जीएस में भी थोड़ा हाथ साफ कर दे, राइट। और नया दौर जो कोचिंग का आया उसमें भी हुआ कि स्पेशलाइजेशन, मेरे यहां हिस्ट्री कौन पढ़ाता, हिस्ट्री के टॉप टीचर, मेरे यहां पॉलिटी कौन पढ़ाता, पॉलिटी के टॉप टीचर। एक कहने में अच्छा लगा, बच्चों को भी सुनने में अच्छा लगा कि चलो वहीं चलते हैं, और एक बदलाव आता है जहां पर कि हर विषय के स्पेशलाइज्ड टीचर आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। ये कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन यहां पर एक बर्डन आप ही पर छोड़ दिया जाता है, इंटीग्रेशन का। क्योंकि यूपीएससी को पता है कि आपको भैया सब दिए हैं हम सब्जेक्ट सिलेबस में, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। यूपीएससी अब कहीं भी कभी भी किसी विषय को किसी के साथ इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछती है, कभी भी पूछती है। आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, पॉलिटी का टीचर अपना पॉलिटी का सेक्शन ही पढ़ाएगा ना, वो सही है, हम अपना ही सेक्शन पढ़ाएंगे ना, हम क्यों कोरिलेट करेंगे। लेकिन अगर पॉलिटी का टीचर पंचायती राज पढ़ाएगा तो केवल मैकेनिज्म ऑफ पंचायती राज पढ़ाएगा, बट ग्रामीण विकास में पंचायती राज की क्या भूमिका है, ये टॉपिक बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये टॉपिक छूट जाता है क्योंकि किसी की रेंज में नहीं आता, जबकि ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रक्रिया में छूटते हैं जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो स्पेशलाइजेशन के कुछ लाभ भी हैं क्योंकि गहन ज्ञान होता है, बट स्पेशलाइजेशन के कुछ नुकसान भी है। हमारे भारत में भी विकास की प्रक्रिया में शुरू यही हुआ, अलग अलग सब संस्थाएं शुरू हो गई, इतनी ज्यादा हुई कि फिर हौज पौज होने लगा, और जब हौज पौज होने लगा, रिसोर्सेज मिसयूज होने लगे, तो फिर 90 के दशक में एक डिबेट उभर कर सामने आया कि इंटीग्रेट किया जाए, कम किया जाए, क्या जरूरत है इतना करने की। समझ में आ रहा मेरी बात? किया गया है पूरे भारत के स्तर पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एक एग्जामिनेशन सीयूटी ला दिया गया, इंजीनियरिंग के लिए पहले लाया गया, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक एग्जामिनेशन ला दिया गया, मेडिकल के लिए एक एग्जामिनेशन ला दिया गया। बीच में जब कभी मैं आपको एजुकेशन पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कानून बना करके कोशिश किया गया, यूजीसी को खत्म करो, ये सारी संस्थाओं को खत्म करके एक संस्था बनाओ, ये डिबेट उठा। लेकिन बहुत सारी जटिलताएं भी है जिसके कारण वो रुका हुआ है और अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। आज भी अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कर्नाटक का एक अलग एग्जामिनेशन देना होगा। आपने जेई मेंस एडवांस लिखा सही है, लेकिन स्टेट का एग्जाम अलग होता है और कई कॉलेज पर्सनल अपना एग्जाम अभी भी अलग ले रहे हैं। तो अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारी नई शिक्षा नीति जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि उन सब चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है क्योंकि अभी भी एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। तो ये इंटीग्रेशन हर क्षेत्र में आया क्योंकि स्पेशलाइजेशन से रिसोर्सेज अनावश्यक जाते हैं। ये उसी इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट है। यह एक प्रकार की योजना नहीं अपितु एक रणनीति है जो केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। उद्देश्य है उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग और एक समग्र दृष्टिकोण के जरिए भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित कर आदिवासियों का व्यापक विकास। यह योजना एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के लक्षित सभी लाभ समुचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल के द्वारा वास्तव में उन तक पहुंच सके। अब देखो, इस योजना पर मुझे क्वेश्चन बनाना पड़े तो मैं नहीं कहूंगा कि वन बंधु कल्याण योजना के बारे में बताओ, मैं इसके थीम को लेकर के क्वेश्चन बनाऊंगा कि विभिन्न योजनाओं को एक समग्र दृष्टिकोण से एकीकृत करना कमजोर वर्ग के समग्र विकास में किस हद तक लाभकारी हो सकता है। आप समझ रहे हो सकता है टैग लगाना हो तो मैं टैग लगा दूंगा कि बंग इस योजना पर बस एक लाइन में कि वन बंधु कल्याण योजना के संदर्भ में अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो थीम जो उसका है, क्रक्स जो उसका है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैंने पहले काम किया था कि आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया था जो आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, व्यापक विकास करना वास्तव में उन तक, यह योजना एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लक्षित सभी लाभ समुचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल के द्वारा वास्तव में उन तक पहुंच सके। इस योजना में केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की विकास की विभिन्न योजनाओं के समन्वय और राज्य सरकार के परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहां से यूपीएससी बनाएगा। और मैं अगर कह रहा हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन यही दिखा रहा है। यह योजना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा डैश डैश विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई और फिर इसके बाद इसको व्यापक रूप से पूरे भारत में लागू किया गया और वर्तमान में लागू है। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में विभिन्न योजनाओं का विकास करने हेतु 10 करोड़ देने की घोषणा की गई और 10 करोड़ अलग से नहीं दी जाएगी, और जो अलग अलग योजनाओं का पैसा है उसी पैसे को इंटीग्रेट कर दिया गया, देने की घोषणा की गई। प्रथम चरण में ब्लॉक की कुल आबादी की तुलना में जनजातीय आबादी का कम से कम 30% को लक्षित किया जाएगा। यह है योजना। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बना करके आपको इसका आंसर का फ्रेम दे दूंगा। मेरे को थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, मैं भूल गया था कि आपको कौन से क्वेश्चन का टेस्ट दिया हूं, तो एक बच्चा मेरे को उस टेस्ट को दे देगा लिख करके कागज पर, ताकि मैं उसका मॉडल आंसर खोजने गया तो मैं जब क्वेश्चन देखने लगा तो थोड़ा दिमाग से निकल गया कि मैंने कौन कौन आपको टेस्ट, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक बच्चा कोई हमको लिख के दे देगा। ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, मॉडल स्कूल के तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय है। ठीक है, अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्य डैश 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 480 छात्रों की क्षमता वाला एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना है। इस योजना का उद्देश्य है
सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 6वीं और 12वीं तक की गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना। 620 एकलव्य विद्यालयों को मंजूरी मिली है। ठीक है, 2022 तक 163 जनजातीय बहुल जिलों में प्रति 5 करोड़ रुपए लागत वाली खेल सुविधाएं भी 2022 तक इस योजना के तहत स्थापित की जाएगी। अम्ब्रेला योजना, ये भी एक इंटीग्रेशन वाली योजना है। आपके लिए अम्ब्रेला भी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखवा दिया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय शिक्षा के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के एकीकृत करके चलाई जाने वाली योजना। उद्देश्य अन्य आबादी समूह की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को अंतर को कम करना, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के किए जा रहे वर्तमान प्रयासों की कमियों को दूर करना। इसके अंतर्गत पूर्व संचालित निम्नलिखित योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जैसे आश्रम विद्यालय योजना, छात्रावास स्थापन और सुदृढ़ीकरण योजना, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, 10वीं पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना आदि। क्लियर है? तो ये अम्ब्रेला योजना हो गया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पीबीटीजी विशेषता कमजोर, केंद्र सरकार ने विभिन्न आधारों पर 18 राज्यों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पहचाना है, जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। कमजोर जनजातीय समूह घोषित करने का क्या आधार रहा है? तो किसी प्रारंभ होने के पूर्व की तकनीकी का ये प्रयोग करते हो, स्थिर या कम होती इनकी जनसंख्या, जारवा वगैरह बहुत से लोगों की जनसंख्या कम हो रही है, कम साक्षरता दर बाकी जनजातियों की तुलना में मिनिमम इनमें लिटरेसी रेट हो, निर्वाह अर्थव्यवस्था सरप्लस प्रोडक्शन वाली इकोनॉमी नहीं हो, उतना ही कमाते हो जितना में कि दिन कट जाता हो। विशिष्टता कमजोर जनजातीय समूह के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं, ये समूह सामान्य जनजातियों के लिए चल रही योजनाओं के साथ साथ कुछ विशेष योजनाएं इनके तहत इनके शिक्षा पोषण आदि से चलाई जा रही है। आदि आदि काफी है। लिख लीजिए संभावित प्रश्न। अब 5 मिनट और आपका लगेगा। संभावित प्रश्न लिखिए। अल्पसंख्यक में मैंने संभावित प्रश्न लिखवाया था या दे दिया था? पीडीएफ दिया था? पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए आप। हेडिंग जरूर डालिए पीडीएफ नोट्स। 2-4-5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक नजर। भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को दर्शाइए, आसान क्वेश्चन है, और इसके लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिए। दूसरा, भारत में जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में किए गए संवैधानिक रक्षोपायों की समीक्षा कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आराम से कर देंगे। थोड़ा सा मैंने ध्यान दो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, ये वही लाइन है जो पेपर 3 में उग्रवाद से जोड़ के पूछा गया था। उस लाइन को मैंने यहां पेस्ट कर दिया। ओके, और आगे मैंने दूसरा लाइन जोड़ दिया। इस अनुच्छेद के तहत जनजातियों के रक्षोपाय एवं बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। मैंने इसमें 5th और 6th शेड्यूल नहीं लिखा, बट बेसिकली आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रावधान और उसकी समीक्षा करनी है। आराम से कर सकते हैं 5th और 6th शेड्यूल के प्रावधान। भारतीय जनजातियों हेतु 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ओके, यहां पर एक लाइन जो एक वर्तमान डिबेट है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोग मांग कर रहे हैं, वहां की जनजातियां, कि यहां पर 6th शेड्यूल के प्रावधानों को लागू, उसी को लेकर के मैंने एक टिल लगा दिया है कि क्या आप सहमत हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करके जनजातीय विकास में निहित असंतुलन को दूर किया जा सकता है। एक टिल है, थोड़ा सा ही इसमें जवाब देना है, लेकिन हम दे सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बताइए, यह भारतीय जनजातियों को किस प्रकार सशक्त करता है? कर देंगे आराम से। वन एवं जनजातियां सहगामी होती है, वन एवं जनजातियां सहगामी होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए और इस दिशा में सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का भारतीय जनजातियों के रक्षोपाय और सशक्तिकरण में योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। योगदान तो बड़ा है, लेकिन कहां कहां कैसे कैसे वो प्रॉपर लागू नहीं हो पा रहा है, इसकी भी हम लोगों को चर्चा करनी होगी। समकालीन भारत में, इन्वर्टेड कोमा में है, समकालीन भारत में जनजातीय असंतोष एवं स्वायत्तता की मांग असंतुलित विकास का परिणाम है। समकालीन भारत में जनजातीय असंतोष और अलग राज्य की मांग, नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो अलग देश की मांग कर रही है ना, नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रही है, कुकी मणिपुर में अलग देश की मांग कर रही है, अलग राज्य की मांग तो है ही। तो विभिन्न रूपों में जो स्वायत्तता की मांग है जनजातियों की, वो क्यों है? क्या है असंतुलित विकास का परिणाम है कि कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हो गया और उनका विकास नहीं हुआ है या नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन हम दिखाएंगे कि भी है और कुछ अन्य कारक भी हैं। इस तरह की मांग को भड़काने में राजनीतिक दलों की भूमिका है, विदेशी शक्तियों की भूमिका है, बताते जाओ, स्वार्थी नेता की भी भूमिका है जो अपने हितों को सिद्ध करने के लिए इस तरह की मांगों को भड़काता है। फोकस पहले करेंगे इस पर और फिर हम कुछ संक्षेप में अन्य कारकों की चर्चा कर देंगे। अब सिंपल ओढ़ो कि पश्चिम बंगाल के उत्तर इलाके में चले जाओगे, मैप है दिमाग में वेस्ट बंगाल का, उत्तर में है कुर्सियांग, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिंगपोंग। ये 4 जो क्षेत्र हैं, इस चारों में मैक्सिमम गोरखा लोग हैं, नाटे नाटे चपटे चपटे।
ठीक है, ये मंगोलाइड रेस के लोग हैं, नेपाली मूल के लोग हैं, और इनको लगता है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर हमेशा बंगाली बैठते हैं और बंगाली इनके हितों की उपेक्षा करते हैं। तो यहां पर एक नेताजी हुए सुभाष घिसिंग, और सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में गोरखालैंड की मांग को लेकर के आंदोलन चलाया गया। अब यहां पर भी रीजन यही है, विकास में विषमता। पश्चिम बंगाल के बाकी क्षेत्रों का ज्यादा विकास हुआ, बाकी लोगों का ज्यादा विकास हुआ, लेकिन उन लोगों का विकास नहीं हुआ। विकास में विषमता, विकास में असंतुलन कारण है, लेकिन सुभाष घिसिंग को भड़काने वाली कांग्रेस थी। पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट सरकार को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने सुभाष घिसिंग को आगे किया और गोरखालैंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। चलो गोरखालैंड आंदोलन आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि हम नाटे, हम चट्टे, और हम लोगों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। सरकार ने एक फॉर्मूला दिया, सरकार ने कहा कि आप नाटे, आप चट्टे, आपके हितों की उपेक्षा हो रही है, आपका विकास असंतुलित हो रहा है, आपको अलग राज्य दिया, लेकिन कितना राज्य बनाएंगे? तो इसका उपाय हम कर रहे हैं कि सिक्किम के लोग भी नाटे चट्टे, और आपका जो क्षेत्र है वो सिक्किम से सटा हुआ है, यदि मैप आपके दिमाग में होगा तो इन 4 इलाके को सिक्किम में मर्ज कर देते। बेहतर सॉल्यूशन था, वहां पर आपके हितों की उपेक्षा नहीं होगी, प्रजातीय रूप से भी आप समरूपीय रहोगे, और आपके बगल में भी है, आना जाना भी, हाईकोर्ट में केस लड़ जाए किसी भी तरह का, तो आपके लिए आना जाना आसान रहेगा। सुभाष घिसिंग अड़ गए, क्योंकि सुभाष घिसिंग इस आंदोलन के जनक थे, सपना देखते आ रहे थे कि हमारा आंदोलन सफल होगा, गोरखालैंड राज्य बनेगा, हम पहला मुख्यमंत्री बनेंगे, और जीवन भर मुख्यमंत्री के पीछे हमारी तस्वीर लटकती रहेगी। आदमी की महत्वाकांक्षा आ जाती है, और एक बेस्ट सॉल्यूशन था, लेकिन सुभाष घिसिंग के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण यह समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि स्वार्थी राजनीतिक दलों की भूमिका, व्यक्तियों की भूमिका इस तरह की स्वायत्तता की मांग के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, तो हम पूरा दिखाएंगे। पहले फोकस्ड रहेंगे, समकालीन भारत में जनजातीय असंतोष और स्वायत्तता की मांग असंतुलित विकास का परिणाम है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरह की मांगों को सीमित करने हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तावित करेंगे? अब ये क्वेश्चन का आंसर अभी के पढ़ाई से आप नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन इस पढ़ाई को जब मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट घुमाऊंगा, तो वहां के नॉलेज और इसको नॉलेज देने के बाद आराम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ये इंटीग्रेटेड टाइप का टॉपिक, ये इंटीग्रेटेड टाइप का टॉपिक है, क्योंकि कई ऐसी टॉपिक है जो इंटीग्रेटेड है। अब आप अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाला जा रहा, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम आया, ये इकोनॉमी में भी हम पढ़ेंगे, तो कई जगहों पर इसको हम यूज कर सकते हैं, और हमारे यहां भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में जनजातियों में बढ़ रही स्वायत्तता की मांग असंतुलित विकास का परिणाम है, न कि विविधता का। ये डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है। इंडियन सोसाइटी में जब मैं विविधता पढ़ाता हूं तो इस क्वेश्चन को मैं लेकर के चलता हूं, पर जनजातियों से जुड़ा है, इसलिए मैंने इसको यहां पर रख दिया कि भारत में जनजातियों में बढ़ रही स्वायत्तता की मांग असंतुलित विकास का परिणाम है, न कि विविधता का। कई लोगों ने कहा कि भारत में, अंग्रेजों का अप्रोच यही था कि भारत में जितनी समस्याएं हैं क्षेत्रवाद की, वो इस कारण से है कि जैसे कई धर्म के लोग हैं, इससे सांप्रदायिकता की समस्या है। अगर सारे एक ही धर्म के होते तो कोई समस्या नहीं होती। कई सांस्कृतिक समूह हैं, इसलिए क्षेत्रवाद की समस्या है। कई जनजातियां हैं, इसलिए जनजातीय आधार पर क्षेत्रवाद और स्वायत्तता की मांग की समस्या है। अगर भारत समरूपीय होता तो इस तरह की समस्या नहीं आती, यानी विविधता ही समस्या का कारण है। लेकिन हमारी भारत सरकार का अप्रोच अपोजिट है। भारत सरकार कहता है विविधता समस्या का कारण नहीं है, ऐतिहासिक रूप से हम विविधताओं के साथ बने रहे हैं, कोई समस्या नहीं रही है, समस्या का कारण कुछ और है। असंतुलित विकास, गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, स्वार्थी राजनीतिक दलों की भूमिका, ये सब कारण है, डाइवर्सिटी नहीं। इसीलिए हमारे संविधान ने विविधता को एक्सेप्ट किया और विविधता को बनाए रखते हुए एकता पर बल दिया। इस डिबेट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि भारत में जनजातियों में बढ़ रही स्वायत्तता की मांग असंतुलित विकास का परिणाम है, न कि विविधता का। इस कथन की समीक्षा कीजिए और इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइए। क्वेश्चन करा चुका हूं तो क्वेश्चन पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आप लोगों के सहयोग से आज खत्म हुआ, नहीं तो आप लोग अंगड़ाई लेने लगते तो मुझे भी प्रेशर होता और मैं जल्दी से खत्म करता, ठीक है। तो नेक्स्ट परसों हम लोग एक नए अति संवेदनशील वर्ग के साथ उपस्थित हैं। इसका पीडीएफ परसों में, क्यों, यही तो है, एक तो प्रिंटिंग क्या हुआ, अल्पसंख्यक दे दिया हूं, अल्पसंख्यक दे दिया हूं ना, तो पिछले 3 क्लास में यही विकास योजना ही तो है, साहब तो लिखवाता जा रहा हूं।